के शो में भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक बात होगी, वजीर दिफा का ऐलान। पाकिस्तान की सिफारती तकनीकी दिफाई बर्तरी की आलमी पजीराई। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की बरतरी तकनीकी दिफाई जो सबकत पाकिस्तान को सिफारती मिली है रिसेंट कुछ घंटों में, उसकी आलमी पजीराई हो रही है। यानी पूरी दुनिया उस पर कह रही है जी कि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी ना सिर्फ अफवाज के लिहाज से, मीडिया के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, कौम के लिहाज से वो स्टैब्लिश कर दी है। अच्छा, भारत में जो हो रहा है वो इंटरेस्टिंगली मैं कुछ ट्वीट्स की सूरत में आपको बताता चलूं। यानी मिसाल के तौर पे उनकी जो कांग्रेस या उनकी जो ऑपोजिशन है वो सवालात तो उठा रही है, लेकिन साथ में टॉन्ट भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग। यानी डिस्पाइट ऑल द सेंसरशिप्स, ये आपको बताता चलूं कि इल्जाम पाकिस्तान पे था सेंसरशिप्स का। यहां पर एक्स खुला हुआ था, भारत में हजारों अकाउंट्स ब्लॉक थे, वेबसाइट्स ब्लॉक हो रही थी, और इंडिया में जो है इस वक्त सेंसरशिप की जा रही थी। जो इल्जाम यहां पे था कि जी वो ये मीडिया सरकारी वर्जन पोर्ट, वहां सिर्फ गवर्नमेंट प्रोपेगेंडिस्ट बैठकर टीवी के ऊपर जो उनको उनकी हुकूमत कह रही थी, झूठ सच वो कर रहे थे। यानी इस वक्त हालत यह है कि इंतहा पसंदी की कि ख्वाब तो उन्होंने देखा था कि हम कराची पोर्ट पर हमला करेंगे, वो तो वो कर नहीं सके, तो अपना गुस्सा उन्होंने हैदराबाद में मौजूद कराची बेकरी पर निकाल दिया। यानी जो माइंडसेट है, जो दिमाग है, जो गटर भरा हुआ है दिमाग में, यानी उसने कराची पे तो हमला नहीं हो सका, तो ये जो गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी और ये बरकत दत्त और जितने भी उनके सो कॉल्ड जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमला उन लोगों ने जो है इस वक्त करवा दिया। उनके मीडिया ने जज्बात भड़का भड़का के कराची बेकरी के ऊपर। तो आगे जाकर माइनॉरिटी से खिलाफ क्या हो सकता है भारत में, हम सवाल उठाएंगे। मैं जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अहम पोस्ट है जो हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी आई पाकिस्तान के लिए, जिसमें तारीफ की गई। जैसे मिसाल के तौर पर नेट सेट जेफ की ये पोस्ट, जिसमें वो कहते हैं कि द वर्ल्ड वाज वाचिंग एंड व्हाट द वर्ल्ड सॉ वाज अ कंप्लीट हॉरर शो। यानी एक ड्रामा ख्वाब था जो भारत के साथ हमने देखा। परसेप्शंस हैव बीन चेंज्ड, यानी जाविया नजर, लोगों का नुक्ता नजर बदल चुका है। वो कहते हैं मीडिया क्रेडिबिलिटी इंडिया की इज इन द गटर। आगे लिखते हैं द सो कॉल्ड जर्नलिस्ट आर ऑल गवर्नमेंट प्रोपेगेंडिस्ट। डिप्लोमेटिक इंसिडेंट विद ईरान, ये आपने देखा होगा कि गौरव आर्या ने जो कहा था अपने वीडियो में, उसके बाद बाकायदा ईरान की जो एम्बेसी थी उसका मौकिफ आया कि ये जो कह रहा है ये सरकारी, यानी इंडियन एम्बेसी को क्लियरिफाई करना पड़ा था। यानी अपने सिफारती ताल्लुकात ही को खा गए इनके जो इस वक्त बैठे हुए थे टीवी पे। फिर उसके अलावा सोशल मीडिया एंड टीवी मीडिया फ्लडेड विद फेक न्यूज एंड एब्सर्ड क्लेम्स, जो उन्होंने किया एक रात, जो आपने कहा कराची तबाह, पोर्ट तबाह, पेशावर तबाह, लाहौर तबाह, जो भी इनके गटर में जो ये करते रहे, जो गंद बला, ये सब इंटरनेशनल मीडिया ने नोट किया, देखा और जो है इस पर लिखा। जैसे इस आर्टिकल में लिखा गया, सरप्राइजिंगली दिस टाइम इट वाज फार इजियर टू गेट मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मोर क्विकली फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड देन द इंडियन साइड। इन्होंने कहा सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तान से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ रही थी एंड इट वाज वेरी क्विक, और इन कंपैरिजन टू इंडिया द पाकिस्तानीज एक्चुअली इवन लिफ्टेड द बैन फ्रॉम एक्स। और फिर उसके बाद जो सब में अहम बात जो लोगों ने नोट की है कि उनके अपने फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के अपने फॉरेन सेक्रेटरी हैज गॉन इन हाइडिंग आफ्टर हिज, यानी उनको जो धमकियां मिली हैं, जो उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, तो ही हैज गॉन इन हाइडिंग, वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो छोड़ चुके हैं। तो आप सोचें कि जिस मुल्क के फॉरेन सेक्रेटरी महफूज नहीं है इस हिंदुस्तान, इस माइंडसेट से, तो आम पब्लिक का, माइनॉरिटीज का उस मुल्क में आखिर क्या हाल होगा कि उसको भी इस वक्त जो है सोशल मीडिया छोड़ के जाना पड़ा। सोशल मीडिया ऑनस्लॉट बाय ऑर्गेनाइज्ड ट्रोल फार्म्स, पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज, जर्नलिस्ट, और हाई लेवल्स ऑफ अब्यूज, डेथ एंड रेप थ्रेट्स, फोर्सिंग इवन न्यूट्रल पीपल टू पिक अ साइड। यानी इस पूरे जो 72 घंटे, 48 घंटे खास तौर पे जो रहे, जिसमें भारत को मुंह की खानी पड़ी पाक फौज से, पाक फिजाइया से, पाक बहरिया से, उस दौरान इन्होंने अपना गुस्सा जो है इंटरनेशनल रिप्यूटेड न्यूट्रल जर्नलिस्ट पे निकाला जो हकायक रिपोर्ट कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये आगे जो आज हमने देखा फ्रेंच अखबारों में भी लिखा गया, इस तज़िये में भी लिखा गया कि दे एम्बेरेस द फ्रेंच हुआ मैड फ्रेंच मीडिया हैव बीन रिपिंग इनटू इंडिया। यानी फ्रांस के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो अलग सवाल उठा रहे हैं, उनको भी इस वक्त एम्बेरेस कर दिया इन्होंने।
displeasing allies by rejecting third-party mediation, status of a foreign policy being questioned at home. No Indian ally was willing to openly and completely side with India, while Pakistan had China unconditionally standing on its side. Trump और फिर जो सबसे बड़ी बात हुई कि ट्रंप कश्मीर का जिक्र लेकर आ गया, और फिर उससे बड़ी बात ये भी हुई कि IMF में पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुंचाया जा सके, कि हमें प्रोग्राम ना मिले, उधर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी सिफारती सतह पर शिकस्त, माशी सतह पर शिकस्त, दिफाई सतह पर शिकस्त, तकनीकी सतह पर शिकस्त, मीडिया की सतह पर शिकस्त। और इस बदतरीन शिकस्त का बदला वो कराची बेकरी जैसे जगहों से ले रहे हैं, या अपने फॉरेन सेक्रेटरी को गालम गलोच कर कर उसको भगा दिया सोशल मीडिया से, या उन्हीं का मीडिया चढ़ दौड़ा है इस पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर, या उनकी कांग्रेस सवाल उठा रही है मोदी की हुकूमत से। हमारे साथ इस्लामाबाद में मेजर जनरल समरेज सालिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर तर्ज़-ए-निगार दिफाई उमूर पर। मेजर जनरल साहब, बहुत खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। सर, जो हमने टॉकिंग पॉइंट्स डिफाइन किए हैं हमारे वज़ीर दिफा ने कश्मीर पर, टेररिज्म पर और पानी पर, इन पर आप क्या कहते हैं? तवक्कात हैं कि इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो सकती है या बात बढ़ सकती है आगे? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखें, ये हमारे सामने है कि इंडिया ने बहुत बड़ी हजीमत उठाई है, ये सारा मार्का आजमाई करके बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट उठाई है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त एक बिखरा हुआ, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, एक कुत्ता है जो कि चाहता है कि वो कोई भी उसके सामने आ जाए उसको वो काटे, क्योंकि वो ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा है कि मोदी को लेने के देने पड़ गए। इस वक्त पूरी दुनिया ये कंपैरिजन कर रही है कि एक तरफ नारेबाजी थी, खोखले नारे थे, और दूसरी तरफ मैच्योरिटी थी, ग्रेस थी और कंपोजर था। थ्रू आउट हमने कोशिश की कि इंडिया जो है वो इस तरह की हरकत ना करे। हर स्टेज के ऊपर हमने उन्हें बीट किया, उन्हें शिकस्त दी। लेकिन आपको पता है जिस तरह का इंडिया है कि बढ़ के ज़्यादा मारता है, पोटेंशियल कम है। अब आपने जो सवाल पूछा है, जो कि जो टॉकिंग पॉइंट्स, जी सर, डेफिनेटली ये पाकिस्तान की डिज़ायर है, क्योंकि कश्मीर एक वाहिद इशू है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के अमन को हॉस्टेज किया हुआ है, बल्कि पूरे साउथ एशिया को इम्पेक्ट कर रहा है। अगर आज अब हम देखें कि सार्क के चलने की ना चलने की क्या वजह है, तो उसके पीछे पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं, और उससे सबसे बड़ा डिस्प्यूट कश्मीर है। ये वो डिस्प्यूट है जो हर चंद साल बाद पाकिस्तान और इंडिया को जंग के धाने पे ले आता है, और दुनिया जो है इट्स होल्डिंग इट्स ब्रेथ कि जी ये कहीं न्यूक्लियर एक्सचेंज ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को इस पे कंसर्न होना चाहिए। और दूसरा ये जो वतीरा है इंडिया का कि हर दफ़ा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो और बगैर सोचे समझे झूठे नैरेटिव के ऊपर पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, दिस नॉनसेंस हैज़ टू स्टॉप। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, डेफिनेटली सबसे कोर इशू है कश्मीर। अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व होता है तो इंडस वाटर ट्रीटी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, सियाचिन डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज वो इसके अंदर रिजाइड करते हैं। तो हमारा सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कश्मीर डिस्प्यूट, पानी का जो हक है, लो रिपेरियन का जो दुनिया का एक असूल है कि लो रिपेरियन के कुछ हकूक़ हैं, वो जो है वो इंडिया को होल हार्टेडली उन पे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जो बार बार पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना और गलत नैरेटिव बनाना और पाकिस्तान पे चढ़ाई करना, ये दिस नॉनसेंस शुड स्टॉप। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान इस तरह सोच रहा है, लेकिन अगर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जिस तरीके से माजी में हमेशा उसने मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार किया है, वो अभी भी इंडिकेशन ऐसे ही आ रहे हैं। उनके जयशंकर साहब ने ट्वीट किया है कि हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी कि हम जो है वो कश्मीर के ऊपर बातचीत करेंगे। तो वो उसी हट दर्मी, उसी घमंड में अभी तक फिर रहा है, बजाय इसके कि उसको ये जो मार पड़ी है इसके बाद उसे कोई अकल आए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अमेरिका अपने वेट के साथ अपने ही हरदर्मी है जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या? क्योंकि जो अगर वो चाह भी रहे हैं तो उनके जो अंदर एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो प्रिवेल कर रहा है, जो उन्होंने फैला दिया जहर, तो वो इतना बढ़ चुका है कि वो माइनॉरिटीज पर अटैक कर रहे हैं, वो बेकरीज पे अटैक कर रहे हैं जो पाकिस्तान के नाम की है। तो वो उनको, यानी उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी वो खुद इस पर जेर अताब आए हुए हैं, तो वो अब क्या कह सकते हैं? अगर उन्होंने एग्री किया भी है अगर पब्लिकली, तो ही कैन नॉट एक्नॉलेज कि उन्होंने किया है। शायद आपको नहीं लगता वजह यह है कि इतना बड़ा उन्होंने अजदा पाल लिया है जो उनको खुद खाने आ रहा है इस पर?
देखिए, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि बीजेपी हैज़ बिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट का जिक्र करूँ तो 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके उसने हमें एक कैसेस बनाए दिया कि हम भी ओवर्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें। ये जो कार्रवाई हुई थी ये सिर्फ 3 साल पहले हुई थी 9/11 से। अगर बीजेपी ने उस वक्त हमें ये ना फेवर की होती और 9/11 हो चुका होता तो आपको किसी ने ये काम नहीं करने देना था। अभी जब मोदी सरकार है तो मोदी सरकार को अगर आप देखें तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी सरकार सेकुलरिज्म की एंटीथीसिस है जो कि उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, और टू नेशन थ्योरी की प्रो थीसिस है जो कि हमें दोनों चीज़ें हमें सूट करती हैं। हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि इंडिया का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेकुलरिज्म है। सो मोदी से ज़्यादा सेकुलरिज्म को कोई हर्ट नहीं कर रहा। जिस तरीके से वो अपनी अकलियतों को तंग कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि मोदी इंडिया को खुद सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है। अब जबकि ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है और इंडिया को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, तो वो सीनियर एलिमेंट्स इंडिया में जिनको समझ बूझ है कि ये हिंदुत्वा और आइडियोलॉजी और ये सारा कुछ किस तरीके से पाकिस्तान को, इंडिया को डैमेज कर रहा है, उनकी आवाज़ अभी बढ़ेगी। और मुझे तो नज़र आ रहा है कि अब इंडिया मोदी की जो कमबख्ती शुरू हो चुकी है विद इन इंडिया। और इंशाल्लाह ये, और ये आप जिस तरह कह रहे हैं ये तो ब्लेसिंग यानी ये खुद से ही इस वक्त अपने आप को खा के इस वक्त खत्म कर देंगे जो नजर आ रहा है सूरत हाल। अच्छा, इसमें अमेरिका कितना सिंसियर है इस पूरी सूरत हाल में? आई एम सॉरी, मुझे आवाज आपकी कम आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका कितना सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएट कर रहा है, और आपको लगता है कि वाकई में जो खास तौर पे कश्मीर का जिक्र किया है ट्रंप ने, तो इज ही सिंसियरली इन्वॉल्व्ड इन इट और ही वांट्स टू रिजॉल्व इट? देखिए, हम बहुत अरसे तक अमेरिका के अलाए रहे हैं। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत नुकसानात उठाए हैं अमेरिका के लिए। अफ़गानिस्तान में हमने कोल्ड वॉर की फाइनल जंग लड़ी, अमेरिका वो कोल्ड वॉर जीता और अपने हाथ साफ किए और वापस चला गया। टेररिज्म के अगेंस्ट हमने जंग लड़ी, अमेरिका जीता और हाथ साफ किए और वापस चला गया। पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने एक मुश्किल में डाला है। पर्टिकुलरली अगर इस एपिसोड की मैं बात करूं तो अगर आप स्टार्ट से देखें कि अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए थे जी कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई अमल दखल नहीं है, ये दोनों मुल्क आपस में जाने। मेरी असेसमेंट में उस वक़्त ये अमेरिका का ख्याल था, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका का नेचुरल स्ट्रेटेजिक अलाय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है अमेरिका और इंडिया के दरमियान में। तो अमेरिका ने उस वक्त ये कहा था, सोचा होगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर देगा, लेकिन जब उसे नज़र आया कि उल्टा पाकिस्तान ने इंडिया को सॉर्ट आउट कर दिया है तो फिर अमेरिका भागा ये अपने यहाँ पे इंडिया को बचाने के लिए। अभी इस वक्त कई लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका ने इनफैक्ट इंडिया को फेवर किया और उसे एक डिज़ास्टर से बचाया जी। मैं नहीं समझता कि अमेरिका स्टेटमेंट ज़रूर देगा, जैसे पहले प्रेसिडेंट क्लिंटन भी देते रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी देते रहे हैं, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे नहीं जाएगा इंडिया को मजबूर करने के लिए कि वो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। इस एपिसोड में दो क्लियर लाइंस ड्रॉ हुई हैं। एक हुआ है कि एक तरफ पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा दो ट्राइकाज इमर्ज हुए हैं। एक तरफ हुआ है इजराइल, यूएस और इंडिया, और दूसरी तरफ हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग रन में ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। Exactly. और ये जो ख़ास तौर पे जो भारतीय मीडिया तो अपना जो कह रहा है तनकीद, इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि बड़ा रिएक्शन आया है, जो परसेप्शन चेंज हुए, जैसे इस लाइन में लिखा था द परसेप्शंस हैव चेंज्ड। तो जो एक इसका एक था कि इस खित्ते के अंदर जो है वो एक पुलिस मैन का किरदार अदा करेगा, वो पूरा ख्वाब चिकनाचूर हुआ है। न सिर्फ वो चिकनाचूर हुआ है बल्कि जो लोगों का तासुर था, वो समझ रहे थे कि ये बन चुका है और शायद इसलिए खामोश भी थे शुरू में, वो भी बिल्कुल बदल गया, वो नुक्ता नज़र ही बदल गया। और वो देख रहे हैं कि तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इस खास तौर पे इस खित्ते के ऊपर, इस रीजन के ऊपर? यूएस जो है वो इंडिया को तैयार कर रहा है एज काउंटर वेट टू चाइना। अगर 20th सेंचुरी में पाकिस्तान यूएस का अलाय था फॉर इट्स ओन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो 21st सेंचुरी में जब चाइना अमेरिका का एक राइवल इमर्ज हो रहा है
तो वो इंडिया को तैयार कर रहा है एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना। उस वक्त जब इसने ये प्रोसेस शुरू किया था तो जो स्ट्रेटजिस्ट थे वो उस वक्त भी ये अप्रीहेंसिव थे कि इंडिया का जो माइंडसेट है विच इज़ बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट that does not go along with the vision or wishes of the US. जी US चाहता है इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने के लिए, वेयर इंडिया ने अपने इर्द गिर्द तमाम नेबर्स को परेशान किया हुआ है। वो एक ट्रबल सम कंट्री है विद ट्रबल सम आइडियोलॉजी, और ये आप मतलब एक डाटा के साथ ये चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं। अब जबकि ये इंसिडेंट हुए हैं तो अब इवन अमेरिका की आंखें खुल गई हैं कि जिस घोड़े पे हम अपने बेट्स लगा रहे हैं वो तो इंतहाई बेकार है, सोच के लिहाज से, कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से, ट्रेनिंग के लिहाज से। इस प्रोसेस में आप देखें कि इंडिया का स्टेचर कितनी बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुआ है और पाकिस्तान का स्टेचर कितने अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बढ़ावत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बल्कि घोड़ा कहाँ, वो तो गधा भी नहीं साबित हुआ इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर, आलमी सतह पे देखा जाए डिप्लोमेटिकली। मैं तो उसका जो रवैया अपने नेबर्स के साथ ना सिर्फ आज से बल्कि 1947 से वो एक मतलब एक रैबिट डॉग से बेहतर नहीं है। बिल्कुल आपने उसने सही अल्फाज में बांग्लादेश को सर भी परेशान किया, उनकी तशबीह कर दी है। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस, बेजले सबरे साले साहब भी साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू होगी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं और साथ में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। थोड़ी देर कबल डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। इस स्टेटमेंट में जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं वो अल्फाज क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा जी कि वो उस पर खुशी महसूस करते हैं कि उन्होंने एक डील ब्रोकर यानी एक सीज फायर ब्रोकर करी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उन्होंने कहा जी कि इमीडिएट सीज फायर उन्होंने ब्रोकर करी और उन्होंने कहा आई थिंक इट विल बी परमानेंट सीज फायर। फिर उन्होंने दोनों लीडरशिप्स की तारीफ की कि अनवेवरिंग, पावरफुल, स्ट्रेंथ, विजडम जो उन्होंने अल्फाज अदा किए। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ग्रेविटी और सिचुएशन ऐसी थी कि जब वो बीच में आए और फिर उन्होंने दोनों पार्टीज को यानी दोनों स्टेक होल्डर्स को कहा जी कि हम आपके साथ ट्रेड बढ़ाएंगे, यानी ट्रेड को एज अ उन्होंने कहा जी बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया दोनों ममालिक के साथ कि इसको एस्केलेशन की तरफ ना लेके जाएं। अब यकीनी तौर पे जो एस्केलेशन थी वो थी भारत की तरफ से, जो दुनिया में साबित भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू से जो अपना रिस्पॉन्स दिया वो प्रोपोर्शनेट दिया और दिफा में किया। और उसके बाद जब हमने देखा रात गए पाकिस्तान पर अटैक हुआ जो कि नाकाम अटैक हुआ भारत की तरफ से, जिसके बाद हमने रिटेलिएट किया या बदला लिया था और उसके कुछ ही घंटे बाद वही अमेरिका जो पहले कह रहा था कि ये आपसी मामला है वो बीच में कूदा और उसने इस मामले को ठंडा किया। तो उन्होंने कहा जी कि वी आर बेसिकली आई ऑफर ट्रेड के वी आर गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड, और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड को मैंने यूज़ किया फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और मैं उसमें कामयाब हुआ, वरना मैंने कहा जी कि अगर आप नहीं करोगे जंगबंदी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हमारे साथ मेजर समझे साले साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। साले साहब फरमाइएगा कि ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आना और तिजारत को उसने कहा जी कि बतौर उसने सिफारती हथियार इस्तेमाल किया, क्या कह रहे हैं आपका? देखिए पहली तो बात यह है कि जंग का हमेशा मकसद होता है अमन लाना, और ये जो प्रोसेस हुआ है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरवीन करके दोनों मुल्कों में लड़ाई ख़त्म करवाई है, ये एक खुशाइंद अमर है। बिकॉज आपके नॉलेज में होगा कि जो इंडिया के एस्टीमेट्स हैं, इंडिया साइड पे लॉसेस दोज आर अराउंड $83 बिलियन जी, और जो पाकिस्तान वाली साइड पे हैं वो भी ठीक ठाक लॉसेस हुए हैं, फिगर मेरे पास नहीं है। तो जंग जो है वो एक्चुअली तो किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन जब हमारे ऊपर जंग थोपी गई, जब हमें मजबूर किया गया तो हमें डेफिनेटली उसका जवाब, हमें खुददार कौम है, एक बावकार कौम ने, हमने उसका जवाब देना था और बड़ा खूबसूरत दिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत लेवरेजेस हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेंट हो कि उसने इन इशूज़ को रिजॉल्व करवाना है तो बहुत उसके पास लेवरेजेस है। उसमें ट्रेड एक लेवरेज है, उसमें सैंक्शन लेवरेजेस हैं, जो पार्टी नहीं मार रही उस पर और काफ़ी सारे लेवरेजेस हैं। बट ऑल डिपेंड्स कि यूएस इस पर कितना सिंसेयर और सीरियस है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि कश्मीर जो है वो उसने पीस को हॉस्टेज बनाया हुआ है और बार बार पूरी दुनिया जो है वो न्यूक्लियर एक्सचेंज के दाने पे पहुँच जाती है। आई होप सो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप पर्सनल इंटरेस्ट लें और जो भी लेवरेजेस हैं उनको यूज़ करते हुए इंडिया को स्टेज पे लेके आए को ना सिर्फ टेबल के ऊपर बैठे बल्कि जो की इशू है जिसकी वजह से बाकी सारे इशूज़ लिंक्ड हैं उनके ऊपर बात करें, बजाय इसके कि उसने पुरानी रट लगाई हुई है कि मैं कश्मीर पे बात नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा।
आई होप सो कि इस दफ़ा ये होना चाहिए। अच्छा ये बताएं ना कि इसमें भारत क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर उनका की लेवरेज वाज ट्रेड तो उनको ये पता था कि अमेरिका ने तो पहले भी शायद कोशिश की होगी कि मामलात को डीएस्केलेट किया जाए, और उनका एक अलाय था, एक ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, तो उसके कहने पे कि हम ट्रेड बंद कर देंगे या सैंक्शन लगा देंगे, फिर जाके इन्हें ख्याल आया जी कि हम रुक जाते हैं। तो ये बात का अंदाजा उन्हें पहले नहीं था जब वो वी विल डिस्ट्रॉय कराची पोर्ट, वी विल डिस्ट्रॉय दिस, वी विल नक्शा बदल देंगे, बिगाड़ देंगे, ये सब बातें ट्रेडिंग जो उनके इंटरेस्ट थे वे दे जब ये डिसाइड कर रहे थे सब चीजें। देखिए, आपने देख लिया है कि एक फेक कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा बिलीव करता है बढ़ के मारने पे। मैं हमेशा से कहता हूं कि इंडिया जो है टॉक्स बिग बट कैन नॉट वॉक द टॉक, और उन्होंने इस दफ़ा मैं अगर आपको एवोल्यूशन की बात करूं तो मोदी पहले था बुचर ऑफ गुजरात, वहाँ से वो बन गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके ऊपर यूएस में एंट्री के ऊपर सैंक्शंस थी, फिर वो यूएस की डार्लिंग बन गया, फिर उसने दुनिया भर में जाके हीनियस क्राइम्स करना शुरू कर दिए, कनाडा में लोगों को मरवाना, इंग्लैंड में लोगों को मरवाना, पाकिस्तान में घुस के आके लोगों को मरवाना क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस के थ्रू। इस सारे प्रोसेस ने मोदी के दिमाग में खुमार पैदा कर दिया और वो समझने लग गया कि मैं बहुत कोई जो है ना वो इनविंसिबल हूँ चीज़, और मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कभी वो छाती की बात कर रहा है, कभी वो कोई और फजूलियात बातें कर रहा है, तो उसमें ना सोबराइटी थी ना ही मैच्योरिटी थी, और मैं समझता हूँ वही घमंड आज उसको नीचे लेके गया है। अब जब वो इससे पहले सर, ये जो घमंड है ये समझे साहब, ये घमंड उसने तो वहाँ की जो मिडिल क्लास है उसमें भी उसने पेनिट्रेट कर दिया। यही उनकी सोच भी हो गई ना कि हम नाकाबिले शिकस्त कौम बन चुके हैं, और वो शायद इसी सोच के साथ उनकी कौम और उनका मीडिया सब के सब उस पागलपन का शिकार हो गए। देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा है कि जब यूनाइटेड इंडिया था तो मुसलमानों का और हिंदुओं का इकट्ठा रहना इम्पॉसिबल था, और उस वक़्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लाह में ब्लेस हिज सोल, उन्होंने सारी चीज़ को समझते हुए एक दूसरा मुल्क बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह में एक आज़ाद मुल्क दिया। अब वहाँ जो बाकी मुसलमान रह गए हैं उसके बारे में कायद-ए-आज़म ने कहा था कि वो सारी ज़िंदगी यही प्रूव करने में लगे रहेंगे कि वो पाकिस्तान इंडिया से लॉयल हैं, और वही हो रहा है। तो माइंडसेट ऐसा छोटा है। हमारे एक एम्बेसडर थे रियाज खोखर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि इंडिया बड़ा है लेकिन इंडिया ग्रेट नहीं है। ग्रेट होने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। इंडिया जो है वो साइज़ में बड़ा है, वो मैन पावर के लिहाज से बड़ा है, लेकिन सोच में और हरकतों में बहुत छोटा है। कभी हमारे कबूतर पे उसे शक होना शुरू हो जाता है कि जासूसी कर रहा है। सोच की तरह बात करें, ट्वीट आपको एक तो ऑन अ लाइटर नोट दिखाना चाहेंगे नाज़रीन को। ये स्पिरिट ऑफ कांग्रेस की ट्वीट है। अच्छा, ये कांग्रेस की ट्वीट है, नहीं भारत के अंदर से ट्वीट है ये, और बड़ी वायरल हुई थी। उसमें वो ये पोस्ट है एक्स पे, तो उसमें लिखा है जी, ड्रीम वी डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, यानी ख्वाब जो देखा था कि कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, और रियलिटी है कि वी अटैक्ड कराची बेकरी इन इंडिया। ये जो है इस पर हकीकत हुई कि ख्वाब देखा था कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय करने का, और हकीकत में जो है हमने कराची बेकरी को उड़ा दिया इंडिया के अंदर। जी सर। देखिए, मैं आपको कहूँगा कि जो 4 सिंबल्स थे ना इंडिया की प्राइड के, एक राफेल था। 2019 में मोदी ने कहा था कि काश मेरे पास राफेल होते, मैं पता नहीं क्या कर देता। अब राफेल उसके पास हैं और हमने राफेल को ज़मीन बोस किया। दूसरा उनका था S-400, वो भी हमने ज़मीन बोस किया। तीसरा था उनका साइबर कैपेबिलिटी, कि वो साइबर कैपेबिलिटी में पता नहीं दुनिया की कौन सी पावर है, वो भी हमने ज़मीन बोस किया। चौथा उनका था एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको हमने समुद्र बोस करना था लेकिन वो बच के निकल गया। तो हमने अल्लाह ताला के फजल से तमाम जो उसके सिंबल्स ऑफ प्राइड थे उन सबको ज़मीन बोस किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया में सैनिटी प्रिवेल करे, जो मैं नहीं समझता कि प्रिवेल करेगी, तो उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि उन्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे अभी भी एप्रीहेंशंस हैं कि वो नहीं बदलेंगे। Exactly. और ये न बदलेंगे, और बल्कि अब तो और ज़्यादा अटैक कर रहे हैं अपने जो विद इन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। और ख़ास तौर पे सर, क्योंकि हम इसको सामने रखें तो भारत के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, वो चाहे नागालैंड हो, वो खालिस्तान हो, ये जो फ्यूल अप होंगी इन द नेक्स्ट फ्यू कमिंग मंथ्स और फ्यू डेज, वो आपको क्या लगता है क्या मुस्तकबिल होगा उनका, कितना खतरनाक, यानी उसकी डिसइंटीग्रेशन नज़र आती है सामने होती हुई?
देखिए, मैं आपको सिफान, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा, जरूर सर, जरूर। जिसपे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सोचें और मेरे व्यूअर्स भी इस पे सोचें। जी। साउथ एशिया जो है, जिसमें इंडिया जो है वो एक जाइंट है, एक बड़ा मुल्क है, और उससे इर्द गिर्द छोटे मुल्क हैं। इनका जो अपना ओरिजिनेशन है इनकी स्ट्रेटेजिक थॉट की, वो होती है चाणक्य कौटिल्य से। चाणक्य कौटिल्य ने ये कहा था कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि एक जाइंट होगा और इर्द गिर्द छोटे मुल्क होंगे, तो वो उसी तरीके से जाइंट छोटे मुल्कों को खा जाएगा जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। और इंडिया का जो एटीट्यूड अपने नेबर्स के साथ रहा है थ्रू आउट, वो रहा है कॉन्डिसेंडिंग, बोरिश और ओवरबेयरिंग। इस वजह से इंडिया जो साउथ एशिया है वो इस वक्त लीस्ट इंटीग्रेटेड एक मजबूत रीजन नहीं है। यहाँ पे हम ट्रेड आपस में नहीं करते बल्कि हम बाहर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा है, जो कि 500 मिलियन लोग जो है वो 50 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं। और यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया की प्रॉब्लम्स हर नेबर के साथ हुई हैं। इंडिया का माइंडसेट कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है। इंडिया जो है वो एक ट्रबल सम कंट्री है विद ट्रबल सम आइडियोलॉजी। अब जब छोटे मुल्कों को ऑप्शन मिल रही है बाहर की, और वो मिल रही है चाइना की शेप में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक वक्त आएगा कि यही नेबर इसको नोचना शुरू हो जाएंगे। जैसे इसने इनकी नेबर्स की जिंदगी अजीरन की हुई थी, वो इसकी जिंदगी अजीरन करेंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन से नेबर्स का मैंने पहले तो पाकिस्तान है, और कौन से नेबर्स आपको लगता है जो नोचना शुरू कर देंगे? भूटान, नेपाल, अच्छा। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये तमाम वो कंट्रीज हैं जो कि इंडियन माइंडसेट की वजह से परेशान रहे हैं। अब इस वक्त आप देखिए, थोड़ा सा आगे जाते हुए बांग्लादेश की बात ही बताएं, वो भी आपको लगता है इस लाइन में खड़े होंगे? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद जो ट्राइका मर्ज हुआ है हमारी साइड पे, दैट इज बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ है तो एक बांग्लादेश रिटायर्ड जनरल ऑफिसर का एक आर्टिकल आया था, शायद आपने देखा हो, जिसमें उसने कहा था कि चाइना के साथ मिलके हमें 7 सिस्टर्स स्टेट्स को अलग कर देना चाहिए इंडिया से। और अगर आपको याद हो 2017 में गलावान वैली और दोकलम का एपिसोड हुआ था चाइना और इंडिया के दरमियान में। उसका बेसिक पर्पस ये था कि चाइना ने अपने आप को पोजीशन किया एक ऐसी सिचुएशन के लिए जहां पे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसके थ्रू एक छोटी सी पट्टी है जिसके थ्रू लिंक है वो 7 सिस्टर स्टेट्स विद मेनलैंड इंडिया, उसको काटने के लिए उसने अपने आप को पोजीशन किया। तो इंडिया को अकल के नाखन लेने चाहिए। तीनों मुल्क जिनका भी ट्राइका मर्ज हुआ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, वो उसको सराउंड कर रहे हैं। अगर इंडिया ने हमें 15-20 साल 2 फ्रंट सिनेरियो में डाला है, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इंडिया 3 फ्रंट सिनेरियो पे फेस कर रहा होगा। दैट इज बांग्लादेश की तरफ से, चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। सही। और लेकिन जो आपने 7 स्टेट्स का कहा, जो बांग्लादेश और चीन और खासतौर पे 7 स्टेट्स की सिग्निफिकेंस ही बताएगा, बांग्लादेश क्यों चाहेगा ये करना, और जो ट्राइका बना है इस वक्त आपको इसका मुस्तकबिल क्या नजर आता है रीजनल के हवाले से? देखिए, जो रहा है ना इंडियन सेंट्रिक साउथ एशिया, जिसमें कि इंडिया की डोमिनेशन थी, जो 1947 से लेके आज तक रहा है, वो रहा है कॉन्फ्लिक्ट प्रोन। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी लड़ाई लड़ी 2001-2 में। इंडिया ने सिक्किम को अनेक्स किया। भूटान और नेपाल उसके बिल्कुल जो है ना वो वेसल स्टेट्स हैं, उनकी कोई पोजीशन नहीं है। श्रीलंका में इंडिया ने चढ़ाई की, बहुत सारे इलाके उसने अनेक्स किए। तो इंडिया बहुत अच्छा रवैया नहीं रहा इंडिया का अपने नेबर्स के साथ। तो अब जबकि एक नया साउथ एशिया इमर्ज हो रहा है, जो कि जिसको कहते हैं चाइनीज सेंट्रिक साउथ एशिया, कि चाइना डोमिनेट करेगा साउथ एशिया में, उस सूरत में आप देखेंगे कि वो साउथ एशिया, उसमें कोऑपरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, और इंडिया जो है वो सिंगल आउट होगा इस रीजन में। बिकॉज आपके नॉलेज में है कि चाइना के एग्रीमेंट्स भूटान के साथ भी हैं, नेपाल के साथ भी हैं, बांग्लादेश के साथ भी हैं, श्रीलंका के साथ भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं। अफगानिस्तान में भी चाइना बहुत बड़े इन अ बिग वे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप ये देखें कि 30-40 ईयर्स वो घोड़े जिसके ऊपर इंडिया इस वक्त रिलाई कर रहा है, लाइक इजराइल एंड यूएस,
जब उनकी डिक्लाइन होगी तो पीछे जो है वो नेबर्स का रवैया क्या होगा इंडिया का। लेकिन सर मुझे जो लगता है कि मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि अगर ये सब रवैया नेबर्स का होगा और खासतौर पर पाकिस्तान का भी जो एक जो उसकी हेजेमनी थी रीजनल इंडिया की वो खत्म हो गई और पाकिस्तान एक अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया इंटरनेशनली, एक फुटप्रिंट बना दिया, तो यहाँ से अब भारत मजीद फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है अपनी वल्नरेबिलिटीज को छुपाने के लिए। पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता फिर से जारियत का भी सोच सकता है। क्या आपको लगता है ये इम्कानात और बढ़ जाएंगे या ये कम होंगे, क्या लगता है? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया इज लाइक अ रैबिट डॉग, वो तो इस वक्त इतना बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको कोई ऑप्शन मिले सही, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस, वो इस तरह की एक्टिविटीज कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये अलायंस वर्ज हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया इस तरह का पागलपन दोबारा नहीं करेगा। अच्छा, और ये मतलब हम अभी हम कह सकते हैं सॉरी, नहीं आपने कहा ना कि वी शुड बी केयरफुल, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि दिस सीज फायर इज टेम्पररी, इज परमानेंट, या इज द वॉर ओवर और इज द वॉर फार फ्रॉम ओवर? क्या क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैं समझता हूं कि ये सीज फायर तो परमानेंट, मतलब आई डोंट फियर, ऑल्दो सोशल मीडिया में बहुत ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद ये टेम्परेरी है और ये दोबारा से लड़ाई शुरू हो सकती है। मैं इसको रिफ्यूट करना चाहूँगा बेस्ड ऑन माई ओन असेसमेंट। जो बीटिंग हम इंडिया को दे चुके हैं, रेस्ट अश्योर्ड कि फॉर कपल ऑफ ईयर्स इंडिया विल रेस्ट इन पीस। अच्छा, इंशाल्लाह ये तो चलें, ये हो गया कि विल रेस्ट इन पीस फॉर द। आई हैव टू टेक अ ब्रेक नाउ। क्या सर आप लीव करेंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। थोड़ी देर कबल अमरीकी सदर ट्रंप जिन्होंने खिताब किया, जो आपने भी सुना भी, उस खिताब के जो अल्फाज हैं एग्जैक्टली आपके सामने रखते हैं। जो सीज फायर हुआ है उसको उन्होंने कहा जी कि इट्स टेम्पररी, इट्स परमानेंट। आई थिंक इट्स परमानेंट, लेकिन उन्होंने आगे कहा जी वी हेल्प्ड अ लॉट एंड वी ऑल्सो हेल्प विद ट्रेड। I said, come on, we are going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we are doing trade. If you don't stop it, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रेड। यानी उन्होंने कहा जी कि जो तिजारत है उसको बतौर एक सिफारती हथियार के उन्होंने इस्तेमाल किया बार्गेनिंग के लिए। People have never really used trade the way I used it. By that I can tell you, and all of a sudden they said, I think we are going to stop, and they have. यानी मैंने कहा जी कि मैं तिजारत करूंगा और अगर आप नहीं करेंगे तो तिजारत बंद कर दूंगा, जिसके बाद जो है दोनों वाले मार गए। ये ट्रंप का जो वर्जन है, डोनाल्ड ट्रंप का, वो इस वक्त सामने आया है। जो ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ कांग्रेस की ट्वीट है, जिसमें वो कहते हैं कि वी ड्रीम जो थी, ख्वाब जो था कि टू डिस्ट्रॉय कराची पोर्ट, एंड इन रियलिटी भारत ने अगर इंतहा पसंदों ने तबाह किया तो कराची बेकरी जो थी हैदराबाद में उसको तबाह किया है। और उसके बाद नेट सेट जेफ की जो ट्वीट है जिसके अंदर वो बताते हैं कि भारत का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हुआ है, उनकी जो मीडिया प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हुआ है, और साथ में पूरी दुनिया को पता चला कि सेंसरशिप के लिहाज से भी भारत में बहुत पाबंदियां हैं। हज़ारों अकाउंट्स ब्लॉक हुए, हज़ारों वेबसाइट्स ब्लॉक की गई, और साथ में जो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडिस्ट थे वो एंकर बन के बैठ गए और उन्होंने इश्तियाल अंगेजी फैलाई। साथ में जो इस ट्वीट में लिखा गया कि जो हमें तवक्को थी कि शायद हमें एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन भारत से मिलेगी, सरप्राइजिंगली वो हमें पाकिस्तान के जरिए तमाम इंफॉर्मेशन मिली। और फिर यहाँ तक कहा जी कि जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि द ओन फॉरेन सेक्रेटरी गोज इन हाइडिंग, यानी जब सोशल मीडिया पे उनके एक्सटर्नल सेक्रेटरी जो अफेयर्स के, उन पर तनकीद की गई इन्हीं इंतहा पसंदों की तरफ से, तो वो इस वक्त हाइडिंग में चले गए। तो जिस मुल्क का हाल ये है कि अपना फॉरेन सेक्रेटरी महफूज नहीं है, तो और किसी का क्या कहना। कल आबिद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। कल साहब खुशामदीद प्रोग्राम में आपको। सिर्फ फरमाएं, अभी ट्रंप के अलावा नरेंद्र मोदी ने भी खिताब किया है, आपने सुना है उस पर? देखें जी, पहले तो इस जो खिताब है इसका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने अपनी ज़ाहिर है कौम का और आर्मी का मोरल थोड़ा रेस करने के लिए किया, जिसमें उन्होंने जो है वो अपना जो पुराना मंत्रा था उसी को रिपीट किया, जिसमें वो सारा का सारा टेररिज्म के ऊपर था। एक तो उन्होंने वो शुद्ध उर्दू में बात की ताकि मेरा ख्याल है उनकी ऑडियंस अपने लोगों के साथ साथ जो थी वो पाकिस्तान भी थी और वो पाकिस्तान को सुनाना चाह रहे थे। उसमें उन्होंने 3-4 बातें की जो कि मेरा ख्याल है उस खिताब का टेक है जी। एक तो ये उन्होंने कहा कि जी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी रहेगा, और जब भी कोई आतंकवादी हमला होगा तो हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रिवाइव हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा हाइड्रा हेडेड एनिमल है जो हमेशा से रहेगा।
दूसरा उन्होंने कहा कि जी जो ये पाकिस्तान के ऊपर जब कोई भी ये ऐसा होगा और जो हम रिटेलिएट करेंगे या हमारा रिएक्शन होगा वो अब से न्यू नॉर्मल होगा। न्यू नॉर्मल मीन्स के ये कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम में रहते हुए हम दोबारा भी अटैक करेंगे, और जैसा ये हुआ है, जैसा पुलवामा हुआ था, ऐसा ही जैसा उड़ी हुआ था, तो अब दोबारा से भी ऐसा होगा, यानी न्यू नॉर्मल के उसमें रहेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो उनके मुताबिक कि जो न्यूक्लियर ब्लफ है पाकिस्तान का, हम उसको इस जो हमारे रिएक्शन के कैलकुलस में नहीं लाएंगे, यानी हम इस बात से नहीं रुकेंगे कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन तो हम उस पर एस्केलेशन ना करें या एस्केलेशन को उस तरफ ना लेके जाएं। हम अपना जो उसका वो है जो भी टेररिज्म का एक्ट होगा उसका हम जवाब देंगे, और टेररिज्म करने वाले और उनके जो अबेटर्स हैं, यानी उनका इशारा खुदा ना खास्ता उस चेन की तरफ था जिसको वो हमेशा बनाते हैं। ठीक है, वो तो एलिसिट करते हैं, लेकिन आपने कहा कि ये खिताब उनका जो था वो जिस जबान में था वो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस से ज्यादा पाकिस्तान के लिए था, ये आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि वो जो उनका मैसेज था एक तो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी था, लेकिन वो उतनी जो संस्कृत में बात करते हैं आज उनकी जो था वो 90% जो अल्फाज थे वो उर्दू के थे। अच्छा। 5 से 10% जो था वो संस्कृत थी इसमें जी। तो एक तो ये था, दूसरा ये लेकिन सर ये जो उन्होंने कहा कि जो न्यू नॉर्मल का है, तो वो क्या का है? न्यू नॉर्मल जो ये स्ट्राइक्स हैं, ये इज दिस द न्यू नॉर्मल जो उन्होंने कहा है? किसको न्यू नॉर्मल का है? यानी कन्वेंशनल जो एलओसी वॉरफेयर से हटकर इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक लड़ाई आ जाएगी, ये न्यू नॉर्मल होगा? क्या न्यू नॉर्मल है? यानी मेन लाइन में आ सकेंगे वो? देखिए, न्यू नॉर्मल जो है हम स्ट्रेटेजी में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि जब दो स्टेट्स न्यूक्लियर पावर हों और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से उनके अंदर जंग ना हो सके, तो वो स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स के अंदर रहते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से जंग नहीं करते कि कहीं जंग इस बढ़ ना जाए और वो कहीं न्यूक्लियर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए उन्होंने कहा कि अब हम जो है इसका ख्याल नहीं रखेंगे, यानी ये नॉर्मल चीज है कि आप न्यूक्लियर पावर्स आपस में जंग ना करें कि जंग जो है वो अनकंट्रोल ना हो जाए। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना। न्यू नॉर्मल ये है कि नहीं, आप उसके बावजूद न्यूक्लियर ओवरहैंग में होते हुए भी आप जंग करें और रिटेलिएट करें। सो दिस इज अ न्यू नॉर्मल। तो उन्होंने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लफ को, यानी पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर होना है, हम इसको इसकी वजह से रुकेंगे नहीं, बल्कि जब भी टेररिज्म होगा उनके मुताबिक तो हम उसका जवाब देंगे। यानी ये अभी जो वजह बताई थी रीजनल स्टेबिलिटी और पीस, अब वो कहते हैं कि हम इस चीज को बलूज़ खातिर नहीं रखेंगे, अगर जो उनकी लैंग्वेज में टेरर है तो दे विल गो फॉर टू एनी एक्सटेंट फॉर इट, दिस विल बी द न्यू नॉर्मल, ये उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, दिस इज द न्यू नॉर्मल। और जो पुलवामा था वो भी न्यू नॉर्मल था, जो उससे पहले उरी था वो भी न्यू नॉर्मल था, और ये जो पहलगाम है ये भी न्यू नॉर्मल है। सो इसी न्यू नॉर्मल को उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे। इस खिताब की रोशनी में जो सीज फायर हमारा हुआ है, जिस पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, वो किधर स्टैंड करता है फिर? क्योंकि उसके बारे में इज इट टेम्पररी, इज इट परमानेंट, ये पहले से सवाल उठ रहे थे। तो ये जो आपने खिताब सुना, आप इनकी टोन से आपको लगा कि ये कंटिन्यू रहेगा या फिर अगेन दोबारा हम उस तरफ जा सकते हैं? नहीं, मुझे उनकी टोन से जी, बॉडी लैंग्वेज से तो ये नहीं लगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना एनालिसिस है कि ये उन्होंने जो है अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको ये तसल्ली देने के लिए कि हम भी ये जंग जीते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जितने मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, और हमारे मिसाइलों ने जाके पाकिस्तान के अंदर जो है तबाही मचा दी है, और हमने जो है वो उनका जो सारा जो कह लीजिए कि उनके मुताबिक ये डिफेंस सिस्टम को हमने ब्रीच कर दिया है। तो ये सारी जो उनके मुताबिक ये उन्होंने बेसिकली ये अपनी फौज का और अवाम का मोरल जो है वो बढ़ाने के लिए था। ऐसा लगा कि जो वो प्रेशर में है, जो उन पे तनकीद हुई है खासतौर पे सोशल मीडिया पे, या फिर जो कांग्रेस ने सवालात उठाए हैं और वो उस प्रेशर को डील करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं। ज़ाहिर है ये तो नहीं कह सकते कि हम अमन चाहते हैं पाकिस्तान से, वो उन्हें कुछ तो कहना था ना, ये तो नहीं लगा आपको? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उन्होंने ज़ाहिर है वो जो जिस एक्सट्रीम राइट की जमात को वो हेड करते हैं, और उसके साथ साथ जो उसका रियली जो मिलिट्री सेक्शन है, जो आरएसएस का है और ईएचपी का है और संघ परिवार और बजरंग दल का है, वो ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि जी ये सीज फायर बहुत अच्छा हो गया और इसमें पाकिस्तान ने पाकिस्तान का जो अचीवमेंट है और जो विक्ट्री है उसकी वजह से हमने किया। डेफिनेटली उनमें यही कहना है। तो बेसिकली वो
ये अल्फाज हैं, मेरा ख्याल है ये उनका स्केप है जो वो कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि जो उनकी वो इसको सीज फायर को कोई ज्यादा वायलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दो इश्यूज हैं जिनका उन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया। एक की तरफ से उन्होंने खुल के कह दिया कि ये जो पानी और खून है ये इकट्ठा नहीं बह सकते, जो उन्होंने एक दफा पहले भी आपको याद है कश्मीर में चंद साल पहले बात की थी। और दूसरा उन्होंने जो है कश्मीर का इशू, वो भी उनकी उससे साफ जाहिर हुआ कि कश्मीर। अच्छा, और ये जो पाकिस्तान ने टॉकिंग पॉइंट्स डिफाइन किए हैं कि हम कश्मीर में बात करेंगे, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बात करेंगे, टेरर में बात करेंगे, पानी में बात करेंगे, तो उन्होंने भी कुछ टॉकिंग पॉइंट्स दिए हैं कि हम शायद सिर्फ टेरर में बात करेंगे, और उन्होंने जो आजाद कश्मीर का जो हमारा है उसका बात उन्होंने इन दो पे बात करेंगे हम। जी, उन्होंने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं, टॉकिंग पॉइंट्स आप कह लीजिए, या जो अपना उन्होंने प्लेटो दिया है, प्लेटो टू टॉक, वो उन्होंने दो चीजें दी हैं। उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से टेररिज्म पे बात करेंगे, और उनका जो जुमला था उसके साथ वो ये कि वो जो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, उन्होंने उसका बिल्कुल इशारा नहीं किया कि जो असल में तो टेररिज्म इंडिया कर रहा है, उन्होंने उसका इशारा नहीं दिया। दूसरा उन्होंने कहा जी हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर, लेकिन उस कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान पीओके जिसको वो कहते हैं, सही, ठीक है जी जी, जिसको वो कहते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने जो अपनी जो भी पॉलिटिकल ग्राउंड्स हैं या जो अपनी पोजीशन है, वहां से उन्होंने अपने अवाम के लिए जो उन्होंने जो अपना ये नैरेटिव या बयानिया दिया, उसमें तो उन्होंने ऐसे दिया कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है, और उन्होंने कहीं कोई स्पेस जो है वो रेंडर नहीं की है पाकिस्तान को, ना डिप्लोमेटिकली, ना पॉलिटिकली और ना मिलिटरीली। तो उन्होंने उनको अपनी पूरी कौम को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि जो हमारा स्टैंड था पहले, इससे पहले, वो अब भी वही है। तो आप ये ना समझे कि हमें कोई शिकस्त हुई है या हमें कोई नुकसान हुआ है, या मिलिटरीली हम जो है हमें कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान से कोई खिफत उठानी पड़ी है। तो एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो स्टांस पहले था, उनका इसका जो कंक्लूजन है इस पूरी उनकी तकरीर का, सर इसको कंक्लूजन से पहले बताएं, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कहा कि ताहाल मतलब जारी है, उसको तो उन्होंने इख्तिताम नहीं किया या कह दिया जी कि इट हैज एंडेड। क्या इससे आपने क्या ड्राइव किया? जी, डायरेक्ट तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा होगा तो हम उसका रिटेलिएट करेंगे, और मीनिंग देयर बाय कि सिंदूर की कंटिन्यूएशन है ये, आगे भी जो चलेगी। जी सही। अच्छा, और हम अगर ये कहा जाए कि जो पूरी दुनिया ने कहा है और जो सरप्राइज था पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह हमने सबकत ली उनके ऊपर, तो वो शिकस्त नजर आ रही थी बॉडी लैंग्वेज में आपको? जी, मुझे बिल्कुल नजर आ रही थी, क्योंकि जो वो कह रहे थे उनकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, और जो उनके जेस्चर्स का सच है वो जबान के झूठ के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं हो रहा था। सही। और आबिद साहब, क्योंकि ये जो ट्रंप ने भी तकरीर की है, और उन्होंने जिस तरह मैंने उसका हवाला दिया शुरू में कि उन्होंने कहा जी कि ट्रेड है और हमने ट्रेड की बुनियाद पर नेगोशिएशंस किए हैं, तो वो थोड़ा बताइए, क्योंकि सीएनएन पे जो तबसरा आया था उसके मुताबिक इंडिया ने प्लीड किया था अमेरिका से कि आप आए बीच में कि न्यूक्लियर कुछ मामला हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि उसने ट्रेड को एज अ टैक्टिक यूज किया। तो ये बात दुरुस्त है या वो भी इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एज अ पीस मेकर वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है कि ग्लोबल पीस मेकर? जी देखें, ये पहले DGISPR भी 2-3 दफा कह चुके हैं कि जो इन्होंने जो सीज फायर की रिक्वेस्ट है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया की तरफ से हुई। जब पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आया जो बहुत कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड था और रैशनल था, इसमें इवन सिविलियन टारगेट नहीं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट 26 टारगेट हिट किए गए, इनकी 9 एयर बेसिस हिट की गई, इनके एमिनेशन के ब्राह्मोस के डेपोज किए गए, और इनकी जो एयर डिफेंस की जो सुप्रीम कैपेबिलिटी थी एज फार एज S-400 इज कंसर्न्ड, उसकी 2 बैटरीज को डिस्ट्रॉय किया गया, नॉट 1। तो उसके बाद से ये फिर दे रिक्वेस्टेड ईरान, दे रिक्वेस्टेड सऊदी अरब, दे रिक्वेस्टेड अमेरिका टू इंटरवीन, एंड दे सेड कि जी पहले इन्हीं मुल्कों ने, आपको याद होगा कि सऊदी अरब के और ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर वहां गए थे, और वहां पे इन्होंने कहा था जी हम पाकिस्तान के साथ सीज फायर नहीं करेंगे, और हम जो है वो जो जिसको ये आतंकवाद कहते हैं, वो हम आतंकवाद की वजह से जो है हम अपना ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन फिर दे रिक्वेस्टेड, और इसकी गवाही तो जो ईरान भी देने को तैयार है, सऊदी अरब भी देने को तैयार है, अमेरिका खुद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने कहा। लेकिन जहां तक ट्रेड की बात है कि अगर ट्रेड बंद कर देंगे, देखिए ट्रेड तो इंडिया की ट्रेड अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा है, हमारी भी ट्रेड है, लेकिन हमारी तो ट्रेड उनके साथ आपको पता है कॉटन में, टेक्सटाइल में और अपैरल के अंदर है, इसके अलावा हमारी ट्रेड नहीं है अमेरिका के साथ।
तो ट्रेड तो मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से एक कैरेट एंड स्टिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की है ट्रम्प ने, और एक अपने उस बयानी में उसको ऐड किया है। वरना तो ये एक्चुअली बेसिकली एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट है इंडिया की, जिसके कहने पे अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा है कि जाहिर बात है ये, और ये बात तो सबको पूरी दुनिया को पता चल गई, बल्कि CNN पे आ गई और सब जगहों पर खुद अब भारत ही बल्कि तस्लीम कर रहा है। उनका मीडिया कह रहा है जी कि हमने कहा था, और जो कि न्यूक्लियर, और फिर वो जो कहते हैं कि सिविलियन फ्लाइट्स पे यूज हो रहा है एयर स्पेस, तो वो देखें उन्होंने खुद कहा। देखें बाज़ दफा ये होता है कि अगर आप नेशनल लीडर हैं तो आपको कुछ नेशनल लाइज बोलना पड़ते हैं, नेशनल झूठ बोलने पड़ते हैं, ताकि आप अपनी कौम को जो है वो तसल्ली दे सकें। आप अपना, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट है वो फिर जो है वो जो सच्चाई फैली हुई है इस वक्त इंडिया के अंदर, कि जिसमें सबको पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया, उसको थोड़ा सा आप कह लीजिए कि थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम करने के लिए आपको नेशनल लाइज की जरूरत होती है। तो वो आज उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ नेशनल लाइज बोले हैं, वो उनकी मजबूरी थी, तो उनको बोलने दीजिए। और वो नेशनलाइज तो वो बोलते ही आ रहे हैं, वो जब से स्टार्ट हुए हैं। कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जो उनके सर्विस चीफ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो भी सब नेशनलाइज थे। तो ये सारे मामला तो हैं रास्ते, कि हमें मतलब अब यहाँ से हमें चौकन्ना तो रहना होगा इस तकरीर के बाद, कि हमें पता है कि वी शुड बी अलर्ट एट ऑल लेवल्स और एट ऑल द टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। यही बात है जी, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा तो आखिरी जुमलों में उन्होंने कह दिया कि जो विकसित भारत है, जो कॉन्सेप्ट है उनका, कि 2047 में इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, द डेवलपमेंट ऑफ पुअर, द डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स। सो इसके ऊपर बेस करके उन्होंने कहा कि हमें ये हासिल करने के लिए, विकसित भारत करने के लिए, अपनी जो सुरक्षा है यानी सिक्योरिटी है, उसको हमें एनहेंस करना होगा। सो देयर लाइज द क्रक्स ऑफ हिज स्पीच, दैट इंडिया अगले आने वाले 2-3 साल में जो उसकी एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर कमजोरियां हैं, वो उसको जरूर पूरा करेगा। और उसके साथ साथ ये जो उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट अनडिक्लेयर्ड वॉर है, दैट इज ऑल्सो वो जो कह लीजिए कि 5th लेयर के अंदर है, जो कि हाइब्रिड डोमेन के अंदर है, जो कि पाकिस्तान की के साथ जो सबवर्सिव वॉर करने की है, वो जारी रहेगी और वो इंटेंसिफाई होगी। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। माशाद आबिद राव साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। माशाल्लाह आबिद राव साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। राव साहब खुशामदीद। ये बताइएगा, क्योंकि हमने जो टॉकिंग पॉइंट्स रखे हैं भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, जिसमें पानी है, कश्मीर है, टेररिज्म है, तो इज इट ब्रॉड इनफ, और आपको आर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट राव साहब? नहीं, देखें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, जो मुलाकात होगी ना, वो जब भी हुई तो उसमें दोनों साइड बहुत हार्ड लगी। इंडिया के लिए ये हजम करना बहुत मुश्किल है कि कश्मीर इशू पे कोई उससे बात करे। उसमें हमारा भी कसूर है। हमने भी तकरीबन 40 साल से इसको मामले को मतलब मिट्टी के नीचे कर दिया था और ना बात करते थे, सिवाय 5 फरवरी को जब सारे टीवी चैनल कश्मीर डे के नाम से प्रोग्राम करते थे, और उसमें भी वो घिसी पिटी बातें कि ये UN के रेजोल्यूशन पे वो होगा। UN का रेजोल्यूशन कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकता, ना आपकी सिफारती मदद, ना अखलाकी मदद, ना सियासी मदद। मुल्कों को आज़ादी मिलती है जद्दोजहद से, खून बहा के, कुर्बानी दे के, जानों का नजराना दे के। बहरहाल वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, तो वो यहाँ से मिसिंग हो गया था। फिर उसकी वजह से 2019 में उसने आर्टिकल 370 और 55A को रिवोक कर दिया, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कर दिया। तो अब जो सबसे बड़ी हिमाकत इनसे हुई है बकौल इंडियन के भी और हमारे भी, कि मोदी की इस बेवकूफ़ी की हरकत ने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। अब दुनिया भर में ये पाकिस्तान की बात जो हमने पता नहीं जान के कही थी या जाने में कही थी कि ये फ्लैश पॉइंट है न्यूक्लियर पावर्स का, कश्मीर पे जंग होगी और उसमें अगर बढ़ के न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो इसका खौफ है, लेकिन इसका हल किसी ने नहीं
क्योंकि इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान से बहुत उसका ज्यादा असर था, हम सही बात करके भी उसको डिफेंड नहीं कर सके। तो देयरफॉर ये सबसे मुश्किल काम होगा। बाकी जहाँ तक ये पानी के बंद करने का है, ये तो बराबर कानून है दुनिया का, बट देन अगेन इसका हालांकि गारंटर वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने सारा किया है, लेकिन इंडिया अपने ताकत के नशे में, जोम में हर इंटरनेशनल कानून को अपनी फेवर में फ्लाउट करता है, वो दुनिया को दिखा रहा था। और ज्यादा जो बुरी चीज है कि दुनिया खामोश थी इससे, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें रूस भी शामिल है, जिसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है, किसी ने नहीं किया। फिर जो हमारे दोस्त है अरब ममालिक, उन्होंने किसी ने उसको नहीं कहा कि तुम ये पानी बंद करने की बात ना करो, बिकॉज सबके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एंड दे आर इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उस हिसाब से ये अब पाकिस्तान को मौका मिला है कि एक तो पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वी कैन स्टैंड इंडिया जी। एक हमें ये कॉन्फिडेंस 65 वॉर में मिला था कि 1947 की आज़ादी के बाद से वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग मुसलसल धमकियां दे रहे थे कि हम पाकिस्तान को जिस दिन चाहेंगे रौंद देंगे, लेकिन 65 वॉर ने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया कि वी कैन स्टैंड अप टू इंडिया, इंडिया को मार सकते हैं हम। इंडिया को अगर मार नहीं सकते तो एटलीस्ट उसको मारने नहीं देंगे अपने आप को। ये कॉन्फिडेंस ये जो कॉन्फिडेंस सर, ये राव साहब 1965 वाला, और हम तशबीह भी दे रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि ये मोरल था। आपने जो वाइब्स देखी अभी कौम की, मजमूई तौर पे अफवाज पाकिस्तान की, सियासी अस्करी क़यादत की, तो हम इसकी ममासलत जब हम कर रहे हैं इन कंपैरिजन 1965 से, तो वर द थिंग्स सेम लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो अराउंड, यानी यही वाइब्स थी, कौमी जज्बे थे, आज सब एक हो गए, मुत्तहिद हो गए ना भारत के खिलाफ और फौज के साथ। देखिए जी, जंग में सारी कौमें मुतहद होती है, जंग में कोई कौम ऐसी नहीं होती जो बिखर जाती है। ये और बात है कि 71 में हमारी कौम इसलिए बिखरी हुई थी कि कौम को अंदाजा था कि जो लीडरशिप कर रही है वो गलत कर रही है। सन 70 के इलेक्शन का रिजल्ट याहिया खान ने माना कि हुकूमत वहाँ चली जाएगी, आपका कैपिटल शिफ्ट हो सकता था वहाँ से। फिर यहाँ भुट्टो ने याहिया खान के साथ मिलकर कहा कि जी जो वहाँ जाएगा मेरा पीपल्स पार्टी का बंदा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और वो उसमें सीरीज है, हमने इसके बाद बड़ी हिमाकत की और उससे बड़ी हिमाकत अगली की, तो वो हम जंग भी हार गए बिकॉज हमने वहाँ जो 2 डिवीजन फौज भेजी वो इंडियन आर्मी के साथ लड़ने का। और सबसे बड़ा जो हमारा जो कमी थी वहाँ पे एयरफोर्स नहीं थी। एयरफोर्स 5 दिसंबर सन 71 को एक अकेला वाहिद इकलौता रनवे था ढाका का, वो डैमेज हो गया। एयरफोर्स के 14 जहाज थे, वो खड़े के खड़े रह गए। तो 10 दिन के बाद सरेंडर हो गया, जनरल न्याजी ने हथियार डाल दिए। कहने का मकसद ये है कि देखिए इस एयरफोर्स ये सन 47 के बाद, लेट मी से दैट एंड मैं साबित करूंगा, सन 47 के बाद ये पहली जंग है इंडिया के साथ ये जो हमने अब लड़ी है पिछले हफ्ते, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स और नेवी इनका जॉइंट प्लानिंग थी, जॉइंट इनकी स्ट्रेटजी थी, इकट्ठे मिलकर लड़े। तो आपने नतीजा देख लिया, वरना कारगिल में आर्मी अकेली थी, एयरफोर्स का आप तो इस तरह नहीं आर्मी कह रहे थे जंग करेंगे। इस जंग में लेसन बहुत है कि पहली दफा आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ इकट्ठे बैठ के इन्होंने प्लानिंग की है। डे टू डे क्या, मोमेंट टू मोमेंट इन्होंने कहा कि अच्छा ये करना है, ये करना है, दे एग्री। और उस एग्रीमेंट का नतीजा देख लीजिए कि आपने एक रात एयर ऑपरेशन हुए इंडिया की तरफ से, वो उनके 75 जहाज वो लेके आए हैं, उनमें से 5 गिर गए, जिसकी एक खबर आज की भी है, बट वो जब कंफर्म होंगे वो देखी जाएगी, ये जरा डस्ट को सेटल होने दें। तो 65 से तो ये बहुत बेहतर है। 65 में भी आर्मी एयरफोर्स कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, नेवल चीफ को रेडियो पे पता माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जंग शुरू हो गई। लेकिन सर ये जिस तरह आपने कहा कि जंगे मतलब मुत्तहिद होती है कौम, लेकिन वहां तो भारत में हम देख रहे हैं कि कौम बिखर रही है, तनकीद भी हो रही है ना जी, अब बिखर रही है, अब बिखर रही है। अगर आप 23 अप्रैल का इंडिया देख लें, हाँ बहुत फर्क है। हर इंडियन पाकिस्तान को खाने के लिए दौड़ना चाह रहा है। एग्जैक्टली जी। अच्छा, खा तो हमें खाने को दौड़ रहे थे, अब तो वो अपनी लीडरशिप को खाने पे दौड़ रहे हैं। मीडिया भी वही मीडिया उनकी तरफ हो चुका है, वही उल्टे जो सवालात उनकी पार्लियामेंट सवालात उठा रही है। तो ये आपको लगता है ये जो प्रेशर बिल्ट होगा मोदी पे, तो व्हाट कैन ही डू नाउ, क्योंकि वो तो एक एक्सट्रीमिस्ट बुचर ऑफ गुजरात, हम जानते हैं उनका बैकग्राउंड, तो कैन ही डू अनदर फॉल्स फ्लैग? अभी हमने देखा वहां पे कराची बेकरी पे उन्होंने हमला कर दिया एक्सट्रीमिस्ट ने, तो क्या एक्सट्रीमिज्म के वाकयात देखेंगे हम इन द नियर फ्यूचर? वहां पे क्या आपको नजर आता है फ्यूचर आपका? देखिए, इंडिया कैन फॉल टू एनी लो लिमिट। इंडिया में कैपेसिटी है, उनकी लीडरशिप इतनी थर्ड क्लास है, बेवकूफ है, मजनूनाना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये अवाम को उनके सोचना है कि इससे इस्तीफा लें, इसका ट्रायल करें, इसको मुकदमा इससे करें कि इसने क्यों इतने बड़े मुल्क को दुनिया भर में एक लाफिंग स्टॉक बना दिया। तो उस हिसाब से ये इंडियन मैंने कल उसकी राजीव गांधी की भी तकरीर सुनी थी, उसने बड़े जायज सवाल उठाए हैं इस पे मोदी जी की आदत से। मोदी को अगर आप 2014 से फॉलो करेंगे, 11 साल हो गए इसको, इसने सिवाय लूज टॉक के, फजूल गुफ्तगू के, चीप टॉक के कोई बात नहीं की। इस आदमी का हमें इंडिया ने मतलब एक बुचर पैदा किया, लेकिन उसने एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुनिया का ऐसा डेवलप किया, वो यहाँ मुसलमानों को मारता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, लेकिन अरब कंट्रीज में जाके उनके पहुंच छूता है। तो ये दोगलापन तो इससे आया है, ये कोई एग्जिस्टेंस बिलीव नहीं करता। हिंदुत्व इसने मजहब की वर्स्ट एप्लीकेशन जो है ना वो इस्तेमाल की है, जिसमें माइनॉरिटीज की और डिफरेंट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें मुसलमान मतलब अभी जो स्पेस माइनॉरिटीज को थोड़ी बहुत भी हासिल थी वो मजीद श्रिंक होने जा रही है इंडिया में, मतलब हम ये कह सकते हैं। वो देखिए, अब हम तो वही करेंगे जो उनकी हुकूमत कहेगी। आप मजहबी जुनूनियों को खुला छोड़ दें किसी भी मुआशरे में, वो दूसरे को मारेंगे। ये हमने यूरोप में देखा है, ये हमने इंडिया में देखा है, ये हमने पाकिस्तान में देखा है, फलस्तीन में यही हो रहा है कि मजहब के नाम पे जो रेफरेंस करेगा वो वाजिबुल कत्ल है, वो उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, मजहब की हमेशा जब भी एप्लीकेशन होती है, वो कहीं आप नहीं कहते कि जी मजहब की वजह से हम एक अच्छी सोसाइटी बनाएंगे, इंसाफ देंगे, सबका बराबर का हक होगा। हम तो दुनिया में बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मजहब जो है ना, इससे डिविसिव फोर्स, ये यूनाइट नहीं करता। आप किसी भी मुल्क में ये कर लें तो उसके फिर वो कहते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, हमारे फलां आदमी के नाम पे यौम मनाया जाए, छुट्टी बनाई जाए, सेमिनार हो उससे हो, जिनका सोसाइटी को उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए बेस्ट गवर्नमेंट जो है वो, अब अगर आप सऊदी अरेबिया यूएई को भी देखें, इन्होंने कोई एक्जिस्टेंस की पॉलिसी बनाई है, मॉडरेशन है। मजहब के वो जो एक्सट्रीमिस्ट वो थे उनको बड़ा आयरन हैंड से कंट्रोल किया। आप इन मुल्कों में किसी दूसरे बंदे को मजहब की बुनियाद पे, नेशनैलिटी की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे आप अगर बुरा कहेंगे या एक दफा भी कुछ कहेंगे, आपको ये उठा के ले जाएंगे और जेल में डालेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कहा कि चले ये एक्सट्रीमिस्ट हमने खुले छोड़ दिए और ये वहाँ पे जो कर रहे हैं हम नज़र आ रहा है, और जो स्पेस है वो कम हो जाएगी मजीद जो माइनॉरिटीज़ की। ये जो उसने मीडिया खुला छोड़ा था, वही मीडिया अब उनके पीछे लग गया है। वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये ट्वीट किया था 6:10 पे, और फिर ठीक 14 घंटे बाद बीजेपी ने ये ट्वीट किया था 2:10 पे, यानी सीज फायर का जो पहले कहा जी नो पीस, फ्यूटाइल पीस ट्वीट किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम पीस टॉक्स पे एग्री कर गए। तो वही मीडिया अब उन पे चढ़ दौड़ रहा है। अब इसमें आपको सियासी साख का क्या नजर आता है? जो इंडियन हुकूमत है, कितने दिन आपको लगता है कि वो रहेगी, इसको बर्दाश्त कर सकेगी, या कोई पॉलिटिकल चेंज नजर आता है आपको? वहां पे क्या नजर आता है? ये कम से कम पॉलिटिकल चेंज होगा। देखिए, मैं आपको आई विल रेफर यू जी, आप पढ़ें इसको, 1934 का जर्मनी, जब हिटलर राइज किया था पावर में आने के लिए, उसको उसके दिल में भी नफरत थी या जिसको क्रिटिसाइज करे, तो उसने अपनी सपोर्ट के लिए गोएबल्स को लिया था। उस वक्त टीवी तो था नहीं, सिर्फ रेडियो था, प्रिंट मीडिया था। तो गोएबल्स कहा करता था कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। इंडिया में बीजेपी का जो मिलिटेंट विंग है, जिसको ये पॉलिटिकल विंग है, जिसको मोदी हेड करता है, राजनाथ है इसमें, वो शाह है, और वो यूपी का जो है कार्टून लुकिंग आदित्य योगी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते मस्जिद का, मंदिर का। अब ये एक मीम चल रही थी, मैं आपको बताऊं कि ये मुगल शहंशाह औरंगजेब से बड़े तंग है। वो मतलब जो फिल्म इन्होंने बनाई है कोई बहुत स्टूपिड थी, उसमें इतना झूठ बोला है, छावा या क्या नाम है उसका, औरंगजेब को बड़ा ये अजीब था वो उसमें दिखाया गया है कि वो फिल्म देख के लोगों ने कहा है कि उसकी कब्र उखेड़ दो और यहाँ से गायब कर दो। अब वो 300 साल बाद मतलब उसके जो है यहाँ हमारे एयर मार्शल औरंगजेब जो कल पीछे वैसा ऑपरेशन कर रहे थे, उसने कहा 300 साल बाद इंडिया के लिए एक और औरंगजेब पैदा हो गया, अब ये जरा बच के रहें। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी सोसाइटी में मुरव्वजा तौर तरीका नफरत बेस्ड होगा ना, उसका एंड बुरा होगा। अब मैं इंडियन टीवी में मैंने हमेशा कहा है कि मोदी वही कर रहा है जो हिटलर ने किया था, इनका मीडिया वही कर रहा है जो गोएबल्स ने किया था।
एंड वही होगा जो मोदी का होगा, बिकॉज ये कुदरत का कानून है। उसमें हिटलर ने खुदकुशी की थी और जर्मनी टूट गया था। ये बहुत मुमकिन है कि इंडिया में ऐसा हो, बिकॉज इसके पास मोदी के पास मुंह दिखाने को रहा कुछ नहीं है। तो ये तो इस्लाम हो सारे दावे ये नहीं कि 100 से 80 पे आ गए हो, जी। वो 100 से -100 हो गए। सही, ठीक है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक पे बाद हम ट्रांसमिशन जारी रखते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज तफसीलन गुफ्तगू हुई भारत की जानिब से जो भारत की शिकस्त है, पाकिस्तान की बर्तरी आलमी सतह पर तमाम फोरम्स पे, तकनीकी हो, दिफाई हो या सिफारती हो, वो साबित हुई। अच्छा, इस बर्तरी के बाद से, जब से ये आलमी सतह पर उजागर हुआ मामला, पूरा भारत इस वक्त सीखपा है। भारतीय मीडिया सीखपा है, भारत में सहाफ़ी सीखपा है, भारतीय अपोजिशन सीखपा है, बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, अवाम सीखपा है, एहतजाज हो रहे हैं। वो कराची बेकरी पे हमले कर रहे हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो सड़कों तक आ चुका है। इस पूरी सूरत हाल पे जो पाकिस्तान की बर्तरी हुई है, भारत को काफ़ी मिर्चें और चीखों की वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ से, यहाँ से क्या गेन कर सकता है, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसकी है, सिफारती सतह पर उससे क्या हासिल कर सकता है, ये सब कुछ गुफ्तगू हुई। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत